गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज इस क्लास में हम भाषा के अवयवों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व की क्लास में हमने भाषा का अर्थ एवं भाषा की परिभाषा और भाषा की विशेषताओं के बारे में जाना था। आज की क्लास आपके बीएड एग्ज़ाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें से प्रश्न जरूर आता है। आशा है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। भाषा के अवयवों के बारे में जानने से पूर्व हमें कुछ हिंदी शब्द के बारे में जानना आवश्यक है और कुछ शब्दों के अर्थों को जानना अति आवश्यक है। जैसे कि आप जानते हो कि अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर ध्यान रखने वाली बात है, अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। पहला शब्द होता है सार्थक, दूसरा होता है निरर्थक। इसमें सार्थक शब्द किसको कहते हैं? सार्थक शब्द उसको कहते हैं जिसका जो शब्द निश्चित अर्थ का बोध कराते हैं वो सार्थक शब्द कहलाते हैं। इसी का अपोजिट हो जाएगा निरर्थक शब्द। और वर्णों के सार्थक योग को ही हम शब्द कहते हैं। बात आती है कि शब्द कहते किसे हैं, तो वर्णों का जो सार्थक योग होता है उन्हीं को हम शब्द कहते हैं। जैसे कि कमल को यदि हम मलक नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें मलक का अर्थ नहीं है, जबकि कमल का अर्थ है और कमल में सार्थक रूप से शब्द वर्ण जमे हुए हैं। अतः सार्थक योग को ही हम शब्द कहते हैं। अब बात आती है कि शब्द रचना के बारे में। इसमें आपको शब्द रचना के बारे में ज्ञान होना चाहिए, तो ही आप भाषा के कंपोनेंट के बारे में लिख पाएंगे। तो मैंने आपको बतलाया है कि शब्दों का वर्गीकरण दो रूप से होता है, एक सार्थक शब्द, एक निरर्थक शब्द। तो सार्थक शब्द वह शब्द है जिसका अर्थ होता है निश्चित अर्थ का बोध होता है। सार्थक शब्द वे कहलाते हैं जिस निश्चित अर्थ का बोध होता है। सार्थक शब्द जैसे कि एग्जाम्पल गंगा, यमुना, सूर्य, चंद्र, पृथ्वी आदि, ये सभी क्या है? सार्थक शब्द हैं। इसी प्रकार रचना के आधार पर शब्द जो है 5 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर भी होते हैं, उत्पत्ति और जन्म के आधार पर भी शब्दों के भेद होते हैं और अर्थ के आधार पर भी शब्दों के भेद होते हैं। इसी प्रकार विकार या प्रयोग के आधार पर भी शब्दों के भेद होते हैं। यह आपको जानकारी में रहना चाहिए। तो रचना के आधार पर जो शब्द के भेद होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर 3 प्रकार के शब्द के भेद होते हैं, रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक। अब यहाँ रूढ़ शब्द वो शब्द कहलाते हैं जिनमें उपसर्ग न हो और जिन शब्दों की संधि न हो सके वह क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द। जैसे कि घर, कमल, इनकी संधि नहीं होती है, इसलिए ये रूढ़ कहलाते हैं। योग रूढ़ वे शब्द कहलाते हैं जो दो रूढ़ शब्द से मिलकर बने होते हैं और उनका अर्थ और जिनका अन्य अर्थ निकले। जैसे कि गजानन 2 शब्दों से मिलकर बना है और उसका अर्थ है गणपति जी से लिया जाता है। तो ये क्या शब्द है? योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इसी प्रकार यौगिक शब्द वो कहलाते हैं जिनकी संधि विच्छेद हो जाती है। जैसे कि विद्यालय, पुस्तकालय और जिनका अन्य अर्थ ना निकले वो योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे कि विद्यालय, पुस्तकालय, ये सब क्या है? यौगिक शब्द हैं।
अब बात आती है कि अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति का आधार पर शब्दों के भेद कितने होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद होते हैं तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तत्सम शब्द वह कहलाते हैं जो संस्कृत से सेम टू सेम निकल कर आए हुए हैं, जैसे कि दुग्ध तत्सम शब्द है। तद्भव शब्द ये वह कहलाते हैं जो कि संस्कृत शब्द का बिगड़ा हुआ रूप तद्भव कहलाता है। जैसे कि दुग्ध को हम दूध कहते हैं, तो ये क्या तद्भव शब्द कहलाता है। इसी प्रकार देशज शब्द वो कहलाते हैं जो गांव से जन्म लिए हुए शब्द हो, वो देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे गांव में दूध को क्या कहते हैं या खेत को क्या कहते हैं उसका। इसी प्रकार विदेशी शब्द होते हैं। तो ये शब्दों के भेद के बारे में हमने जाना था, तो आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ये जानकारी अति आवश्यक होना चाहिए, तो ही आप इस प्रश्न के उत्तर को लिख पाएंगे। इसी प्रकार विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द वो शब्द होते हैं जिनके रूप का परिवर्तन होता रहता है, जैसे कि मैं, मुझे, हम, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। और अविकारी शब्द वो कहलाते हैं जिनके रूप में परिवर्तन नहीं होता, जैसे कि अरे, हे, यहाँ। और इन शब्दों को यूज करने हेतु विकारी शब्दों का होना आवश्यक है। तो हम आज क्लास स्टार्ट करते हैं। भाषा के प्रमुख अवयव। जैसे कि अवयव को बोला जाता है, इंग्लिश में बोला जाता है कंपोनेंट। अर्थात ये 4 कंपोनेंट होंगे तो ही भाषा बनेगी, वरना भाषा सार्थक नहीं होगी। ये 4 कंपोनेंट है ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य और अर्थ। इन 5 कंपोनेंट के द्वारा ही भाषा बनती है। तो आपको ज्ञात है कि मानव सामाजिक प्राणी होने के कारण विविध सामाजिक संबंधों के बीच अंतःक्रिया करता है। इसके लिए भाषा ही सर्वोत्कृष्ट साधन है। भाषा बोल सकने के कारण ही मानव को पशुओं की अपेक्षा बहुत उच्च कोटि का स्थान प्राप्त है। चूँकि मानव भाषा को बोलता है जबकि पक्षी बोलते नहीं हैं, इसीलिए मानव को उच्च कोटि का स्थान प्राप्त होता है। भाषा को व्यवहार में लाना जितना सहज और स्वाभाविक है, इसके तथ्यों से परिचय प्राप्त करना उतना ही कठिन और दुस्साध्य है। वर्तमान में अर्थात आधुनिक युग में दैनिक जीवन व्यतीत करने के लिए लिखित वर्णों की अपेक्षा ध्वनियाँ अधिक महत्वपूर्ण बन गई है। अर्थात वर्तमान तकनीकी युग में लिखित वर्ण की अपेक्षा ध्वनि वर्ण की मान्यता ज़्यादा हो गई है। भाषा का वास्तविक स्वरूप ध्वनि ही है। भाषा वैज्ञानिकों द्वारा भाषा के निम्न अवयव बतलाए गए हैं। कौन कौन से अवयव बतलाए गए हैं? 5 प्रकार के, जो कि मैं बतला चुका हूँ आपको। ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य और अर्थ। तो इन सभी 5 प्रकारों के हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। जैसे कि ध्वनि को इंग्लिश में साउंड कहा जाता है। उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम और महत्वपूर्ण इकाई ध्वनि है। एक बात नोट करने वाली है कि उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि है, जबकि सार्थकता की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई शब्द है ना। सार्थकता का मतलब मैं पहले बतला चुका हूँ आपको इसी वीडियो में, है ना।
तो सार्थकता की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई क्या होगी? शब्द। और उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई होगी साउंड, ध्वनि, जिसे स्वपन भी कहा जाता है। वायु तरंगों के माध्यम से जो श्रव इंद्रियां को कंपित कर बोध कराती है वह ध्वनि कहलाती है। इसमें क्या है? श्रवण इंद्रियां कंपित होती है ध्वनि में। एग्जाम्पल देखिए आप आगे। किसी भी प्रकार की क्रिया जैसे गिरने, उठने, बैठने और आघात आदि से सामान्य वातावरण में जो कंपन होता है वे सभी ध्वनि के अंतर्गत ही आता है। ध्वनि के 3 पक्ष होते हैं। 3 पक्ष में कौन कौन सा? पहला होता उत्पादन, दूसरा संवहन और तीसरा ग्रहण। तो इसमें उत्पादन और ग्रहण ये तो मानव से संबंधित होते हैं, जबकि संवहन ये वायु तरंगों से संबंधित होता है। संवहन अर्थात ध्वनि का बहना, इसको बोला जाता है संवहन। ध्वनि की गति, इसको बोला जाता है संवहन। ये वायु तरंगों के माध्यम से होती है ना। तो ध्वनि की सार्थकता के लिए तीनों पक्षों का होना अति महत्वपूर्ण है। मानव शरीर के जिन अवयवों से ध्वनि उत्पन्न होती है उन्हें हम उच्चारण के अवयव या ध्वनि यंत्र कहते हैं। इनको वाक तंत्र भी कहा जाता है। वाक का अर्थ होता है वाणी। फेफड़े, श्वास नली, स्वर यंत्र, कंकाल, कंठ, नासिक, दंत, जिह्वा और ओष्ठ आदि प्रमुख उच्चारण के अवयव हैं। ध्वनि के उत्पादन के लिए भाव होना चाहिए, विचार, वायु और वाक अवयवों के उचित संचालन की आवश्यकता होती है। तो यह अपना पहला कंपोनेंट पूरा हो चुका ध्वनि का, जिसको कहा जाता है ध्वनि। इसी के तहत भाषा का अवयव के तहत दूसरा कंपोनेंट आता है इसमें शब्द। शब्द को इंग्लिश में वर्ड कहा जाता है। सार्थकता की दृष्टि इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन यह है कि सार्थकता की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम, अनिवार्य और स्वतंत्र इकाई शब्द है। सार्थकता की दृष्टि से तो लघुत्तम इकाई क्या होगी? शब्द। और उच्चारण की दृष्टि से लघुत्तम इकाई क्या होगी? ध्वनि। अर्थात यह सार्थक ध्वनियों का समूह है। भर्तृहरि ने शब्द को सभी भावों और अर्थों का साधन माना है। रचना की दृष्टि से शब्द के 3 भेद बतलाए गए हैं। किनने? भर्तृहरि जी ने। रचना की दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। इसके रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्दों के बारे में मैं आपको इसी वीडियो में पहले बतला चुका हूँ। आप स्टार्टिंग में क्लास स्टार्ट करने से पूर्व इनके बारे में मैं बतला चुका हूँ आपको। जबकि रूपांतर की दृष्टि से शब्द के 2 भेद हैं: विकारी शब्द और अविकारी शब्द। इसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। अर्थ के नज़रिए से यदि विचार किया जाए तो शब्द के 2 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं: एकार्थी शब्द और अनेकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द वे कहलाते हैं जिनका एक अर्थ निकलता है, और अनेकार्थी शब्द वे कहलाते हैं जिस शब्दों के अनेक अर्थ निकलते हैं। और कुछ ग्रामर की जानकारी मैं इसी वीडियो में पहले कर चुका हूँ। उसको वो समझने के बाद ही यह टॉपिक आपको समझ में आएगा शब्दों के बारे में। संसार की जिस भाषा का शब्द भंडार संपन्न होता है वह भाषा उतनी ही विस्तार पाती है और दिनों दिन संपन्नता की ओर अग्रसर हो जाती है। इसी के तहत तीसरा कंपोनेंट आता है अपना पद। पद जब शब्दों को कनेक्टिव शब्दों से जोड़ा जाता है तो वह कहलाता है पद। अर्थात यह तो होगी इसकी एक लाइन में पद का अर्थ। अब विस्तार पूर्वक इसका अर्थ समझेंगे। वाक्य में शब्दों को
जिस रूप में प्रयोग किया जाता है वह पद कहलाता है। पद के बिना वाक्य रचना असंभव है। जब तक कोई शब्द पद नहीं बनता तब तक वह भावबोधन और अर्थ वहन में सर्वथा असमर्थ में रहता है। अतः शब्द के उस रूप को पद कहा जाता है जो विभक्ति और प्रत्यय का संयोग ग्रहण कर तथा किसी वाक्य में प्रयुक्त होकर अर्थ का बोध कराते हैं। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि जब दो शब्द कनेक्ट होते हैं तभी पद बनते हैं। इस प्रकार वाक्य पदों का समूह होता है। वाक्य में पदों का समूह होता है। यह वाक्य की योग्यतम इकाई है। अर्थात वाक्य पदों से बनते हैं और पद शब्दों से बनते हैं। शब्दों से बनता है पद और पद से बनते हैं वाक्य, जिसका विकास लिंग, वचन, कारक, पुरुष काल और वाच्य आदि के माध्यम से होता है। रचना के आधार पर पद के 3 भेद बतलाए गए हैं: साधारण पद, संयुक्त पद और मिश्रित पद। इसी के तहत अब कंपोनेंट में, भाषा के कंपोनेंट में चतुर्थ पॉइंट आता है वाक्य। तो वाक्य के बारे में, वाक्य जैसा कि मैं बतला चुका हूँ, शब्द से बनते हैं पद और पदों के कनेक्टेड पद से बनते हैं वाक्य। तो वाक्य क्या है? सार्थक और व्यवस्थित पद। सार्थक अर्थात सिस्टमेटिक ढंग से सार्थक और व्यवस्थित पद समूह को वाक्य कहा जाता है। पद समूह जब जुड़े हुए रहते हैं वो भी सार्थक अवस्था में, तो वो क्या कहलाते हैं? वाक्य कहलाते हैं। जैसे कि तालाब में मछली है। उदाहरण के तौर पर मैं कहता हूँ कि तालाब में मछली है, तो यह है क्या? सार्थक वाक्य है। यदि मैं इसको बिगड़े हुए रूप में बोलूं, जैसे कि मैं तालाब मछली है, तो ये सार्थक रूप में नहीं है, अतः यह वाक्य नहीं है। जिसके द्वारा भाव की पूर्ण अभिव्यक्ति होती है, अर्थात वाक्य के द्वारा भाव की पूर्ण अभिव्यक्ति होती है। महर्षि पतंजलि का अनुसार क्रिया, अवयव, कारक और विशेषण जहाँ एकत्रित हो उसे वाक्य कहते हैं। अर्थात वाक्य में क्या होता है? क्रिया भी होती है, अवयव भी होते हैं, कारक भी होते हैं और विशेषण भी होते हैं। यही वाक्य कहलाते हैं। इसी के तहत अगला पॉइंट आता है आपके अर्थ। कंपोनेंट में 5 प्रकार का जो कंपोनेंट होता है भाषा में, वह होता है अर्थ। बिना अर्थ के भाषा, शब्द और वाक्य का कोई औचित्य नहीं होता है। अर्थात कहने का अर्थ है कि बिना अर्थ के भाषा और शब्द और वाक्य का कोई औचित्य नहीं होता। अगर वो अर्थ, कोई वाक्य यदि अर्थ ना निकाले तो वो वाक्य नहीं होता है ना। जिस प्रकार अग्नि का अभाव में सूखा ईंधन जल नहीं सकता, ठीक उसी प्रकार बिना अर्थ को जाने समझे जो शब्द दोहराया जाता है वह कभी भी मुख्य विषय पर प्रकाश नहीं डाल सकता। इसको आप अपने नोटबुक में उतार करके इनको याद करिए। याद करें। यह इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यह हमेशा आपके एग्ज़ाम में B.Ed फर्स्ट ईयर में आता है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। स्टे होम, स्टे सेफ। धन्यवाद।